तो एक बार ईयर वाला बात सही कर लेना, जहां पे मैंने 1926 बताया था वो सही कर लेना 1928। ठीक है, चलो ये तो बात कोई कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं, ये सही है गलत है, चलो ठीक है। अब आ रहे हैं हम बात कर रहे थे कल सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पर, है ना। और उसमें हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जो था ग्रिफिथ साहब का था, और ग्रिफिथ साहब 4 स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और नंबर 3 तक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उनका काम हुआ था एक बैक्टीरिया पे जो डिजीज कराता है न्यूमोनिया। उस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस निमोनी। ये एक ही बैक्टीरिया है और इसके 2 स्ट्रेन मिलते हैं, आर टाइप एस टाइप। मैंने बताया था डिजीज एस टाइप कराता है, आर टाइप नहीं कराता है, क्योंकि आर टाइप के बॉडी के बाहर कोई कवच नहीं होता है, कोई म्यूसिलेजनस शीथ नहीं होता है, तो वो होस्ट के बॉडी के अंदर आते हैं, होस्ट के एंजाइम से मर जाता है, डिजीज काउज करा ही नहीं पाता है। और एस टाइप के बाहर बॉडी के चारों ओर म्यूसिलेजनस शीथ है, वही तो उसको होस्ट के बॉडी में भी प्रोटेक्ट करके रखता है और वो डिजीज काउज करा के ही मानता है। तो उन्होंने पहले सेटअप में क्या किया था, जब चूहे के अंदर डाला था एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया, तो चूहा मर गया था और मरे हुए चूहे से एस टाइप बैक्टीरिया ही मिला था, जिंदा वाला एस टाइप बैक्टीरिया मिला था, जिंदा वाला ही डाला था उसमें। जहां से उनको समझ में आया कि एस टाइप वाला बैक्टीरिया डिजीज करा सकता है। फिर यहाँ से उन्होंने एक्चुअली में वो ये बात पता लगाने में इंटरेस्टेड थे ही नहीं कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, वो तो काम कर रहे थे भाई डिजीज काउजिंग एजेंट पर, वो तो निमोनिया के मैकेनिज्म पर काम कर रहे थे। तो निमोनिया देख रहे थे कि इस केस में निमोनिया हो गया, चूहा मर गया, मरे हुए चूहे के बॉडी से एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया ऑब्टेन हुआ। ठीक है, दूसरे बार उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया डाला जिंदा वाला, चूहा मर गया, नहीं सॉरी चूहा जिंदा रहा। और जब मरे हुए चूहे के सॉरी जिंदे चूहे के बॉडी से कुछ ऑब्टेन करने की कोशिश करे तो आर टाइप का बैक्टीरिया मरा हुआ मिला। ये क्यों मर गया, उसी चूहे के एंजाइम ने, चूहा यहाँ होस्ट है, चूहे के बॉडी के जो सेल्स के जो एंजाइम क्रिएट हो रहे हैं, उस एंजाइम ने आर टाइप बैक्टीरिया को मार दिया, उसके चारों कोई कवच था। तीसरा बार उन्होंने लिया एस टाइप मरा हुआ बैक्टीरिया, हीट दे के मार दिया था। जरूरी नहीं है कि हीट दे के मारे, तो और केमिकल से भी आप मार सकते हो, ठीक है, मैंने समझाया था, मार दिया। और जब उसको डाला चूहे के अंदर तो देखा चूहा जिंदा रहा, और जिंदे चूहे के अंदर से जब उन्होंने बॉडी से फ्लूइड निकाला तो उसमें मरा हुआ एस टाइप बैक्टीरिया ऑब्टेन हुआ। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, यहाँ निमोनिया हुआ है, यहाँ निमोनिया नहीं हुआ है, यहाँ भी निमोनिया नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। जहाँ निमोनिया हुआ वहां चूहा मर गया, निमोनिया करा रहा है केवल एस टाइप। लेकिन चौथी बार उनको सरप्राइज मिला, उन्होंने एस टाइप मरा हुआ बैक्टीरिया और आर टाइप जिंदा बैक्टीरिया का मिक्सर लिया इंजेक्शन में, और जब चूहे को दिया तो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें आर टाइप जिंदा बैक्टीरिया है और एस टाइप तो मरा हुआ है, तो चूहे को डिजीज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूहे को डिजीज हुआ और चूहा मर गया। और ताजुब तो और हुआ, जब मरे हुए चूहे के बॉडी को से फ्लूइड निकाला गया तो उसके बॉडी के फ्लूइड से ऑब्टेन हुआ एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया। डाला था एस टाइप मरा हुआ और डाला था आर टाइप जिंदा, और ऑब्टेन हुआ एस टाइप जिंदा। ये बड़ा ताजुब। तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसा कुछ तो हुआ है कि ये एस टाइप जो मरा हुआ है, इन्होंने कुछ ट्रांसफर किया है आर टाइप जिंदा बैक्टीरिया को, और ये आर टाइप जिंदा बैक्टीरिया ही एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एस टाइप मरा हुआ जिंदा हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफर हुआ है इस जिंदा आर टाइप बैक्टीरिया में, इसीलिए आर टाइप ही कन्वर्ट हो गया एस टाइप बैक्टीरिया में। और अगर वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऐसा क्या, कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ है, मान लो ये कुछ ऐसा ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, और ये इसके अंदर अगर ट्रांसफर हो गया तो ये वो चीज था जो म्यूसिलेजनस शीथ चारों ओर सक्रिय कर सकता था अपने बॉडी के चारों ओर, तो वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। और अब वो बॉडी उस होस्ट के अंदर मरेगा नहीं, एस टाइप वो जिंदा बन गया है, तो वो डिजीज काउज करा के मारेगा, चूहा मर गया, मरे हुए बॉडी से एस टाइप ऑब्टेन हुआ। तो यहां से उन्होंने बोला कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हुआ है, मैं इसको ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बोलूंगा, मैं इसको ग्रिफिथ सब्सटेंस बोलूंगा मेरे नाम से। लोगों ने पूछा इसका केमिकल नेचर क्या है, बोला मुझे नहीं पता, केमिकल नेचर मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, इसको आप ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बोलिए। और इस पूरी प्रिंसिपल्स को एनसीईआरटी में लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स,
ग्रिफिथ के पूरे एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे जाके उनके लिए एक सरप्राइज था, उनसे तो ये बात पता नहीं चल पाया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का केमिकल नेचर क्या था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कोई ऐसा चीज ट्रांसफर होता, और जो ट्रांसफर हो सकता है शायद वही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। लोगों ने इनके बातों पर, इनके इस कंसेप्ट पर दो बातों का ऑब्जेक्शन लगाया। बोला पहली बात तो ये कि आप उसका केमिकल नेचर नहीं बता पा रहे, क्या ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरी बात ये ट्रांसफर जो हो रहा है ऐसा थोड़ी है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है, नहीं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जिंदे ऑर्गेनिज्म, एक डेड ऑर्गेनिज्म से दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी कि जनरेशन आगे बढ़ रहा है। जनरेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक जिंदा चीज है, वो कोई प्रोड्यूस किया नया चीज, जनरेशन आगे बढ़ा, यहाँ जनरेशन तो आगे। तो इन दोनों बातों को लेके इनके इस प्रिंसिपल्स पर ऑब्जेक्शन खड़ा हुआ, और बड़ा ऑब्जेक्शन था पहला वाला कि आप उसका जब केमिकल नेचर ही नहीं बता पा रहे हो कि क्या ट्रांसफर हुआ है, तो क्या मानेंगे, क्या क्या ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हाँ, इतना बता के भी अगर उन्होंने छोड़ा है तो लोगों के लिए क्लू मिल गया कि हम पता करें कि वो क्या ट्रांसफर हुआ है। तो ये फोर्थ स्टेप ही आने वाले अगले साइंटिस्ट के लिए एक क्लू बना, एक बेसिस बना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और लोग इसके पीछे पड़ गए कि आखिर वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, वो ग्रिफिथ सब्सटेंस क्या है। इस बातों का पता लगाने के लिए पीछे पड़ गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बोलो ज्योति, अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, यहाँ तक भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से। चलिए, तो अब लोग उसके पीछे पड़ गए, आखिर ऐसा क्या चीज ट्रांसफर हुआ, आखिर वो कौन सा केमिकल है। जस्ट 1 सेकंड वेट कीजिए। चलिए, तो आखिर ऐसा मतलब हाँ, कि वो क्या ट्रांसफर हुआ, ये बात पता लगाने के लिए, उसका केमिकल नेचर, बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए 3 साइंटिस्ट सामने आए। एक का नाम था एवेरी, कल भी बताया था मैंने, और एक का नाम था मैक्लॉयड, और एक का नाम था एमसी कार्टी। ठीक है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक बार पता है, बताओ ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? ग्रिफिथ साहब, ये ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, जल्दी बोलो। 1928। 1928। हाँ, यही 21 कहां से आ गया जी? नीट का ईयर नहीं पूछ रहे हम आपसे, ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, 1928 था, नॉट 21, 1928। ठीक है, यही हम गलती बता दिए थे कल, 1926। तो ये जो है ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट हुआ 1928। तब से लोग इसके पीछे पड़ गए। हाँ, तब से लोग इसके पीछे पड़ गए। और पता है, जब तक इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, मतलब इन लोगों का एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था, किनका, एवेरी, मैक्लॉयड और एमसी कार्टी, तब तक इन तीनों का ऐसा मानना था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन है। सुनेगा ध्यान से, जब तक इन तीनों का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इन लोगों का ऐसा मानना था, बिना एक्सपेरिमेंट किए ऐसा मानना था कि वो सब्सटेंस जिनके बारे में ग्रिफिथ साहब नहीं बता पा रहे हैं, वो सब्सटेंस प्रोटीन है। और हम लोग जाते हैं इसको अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। जब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो प्रूफ कुछ और ही हुआ कि वो सब्सटेंस डीएनए है।
तो सुनिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी का लाइन है, गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जिस दिन क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये तीनों साइंटिस्ट एवेरी मैक्लोइड और एमसी कार्टी अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने से पहले उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को क्या मानते थे, तो आंसर होगा प्रोटीन। और वो ईयर था 1933 से लेकर 44 तक, 10 सालों तक इन्होंने ऐसा ही माना कि वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस प्रोटीन है। 1944 में इन तीनों का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। तो 1944 के बाद, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप 1944 से इन्हीं तीनों ने ये बात बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए है। कितने लोगों को बात समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है? और ये दोनों लाइन एनसीईआरटी की है। जब तक उन तीनों ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं किया था, स्टार्ट कर दिया था 28 के बाद ही, 10 सालों तक इन लोगों ने ऐसा ही माना, 1933 से लेकर 44 तक, जब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, ये ईयर याद रखना, एनसीईआरटी में दिया, ऐसा ही माना कि वो प्रोटीन है। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो इनको एविडेंस क्या मिला कि वो प्रोटीन नहीं, वो तो डीएनए है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया, आइए अब हम उसको समझते हैं। क्या ये दोनों सवाल, नंबर 1 नंबर 2, क्या ये दोनों सवाल अगर आएगा तो क्या आप गलत करोगे? बोलो जल्दी। आंसर कब जाएगा प्रोटीन? तब जाएगा जब ईयर बोलेगा 33 से लेकर 44 तक क्या माना गया उन तीनों के द्वारा, तो प्रोटीन। आफ्टर 44 या 44 से क्या मानने लगे वो, डीएनए। और इसको प्रूव भी किया। बोलो ज्योति रिभा, समझ में आए दोनों क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो हाथ खड़ा करना चाहिए, है ना, मुझे बोलना ना पड़े बार बार। जब आपको समझ में आ जाए तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं समझ में आए तो मैं आपसे पूछूंगा डाउट क्या है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को कि इन्होंने क्या किया। बच्चों एक बार बोलूं, इन तीनों ने एक धांसू टेक्निक यूज किया जिसका नाम था सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी दिया है सेल में। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या करता है पता है? टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, सिखाया मैंने। और हाई स्पीड से रोटेट करने के बाद यहाँ पर होता ये है कि इसमें जो भी सब्सटेंसेस होगा वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। जिसका मास ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा बाहर की तरफ आ जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा। तो सबसे बाहर वो मटेरियल आएंगे, मान लो ए बी सी ऐसे ही। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे मटेरियल अपने मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा। जब इस पूरे टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को गोल गोल घुमाया जाएगा, यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और टेक्निक को बोला सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या सभी को समझ में आ गया? सिंपल में बताया सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होता है, क्या सभी को समझ में आ गया क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल है। टेस्ट ट्यूब में कोई भी चीज डालो, भर दो, और उसमें अगर दुनिया भर के मटेरियल है, पूरे टेस्ट ट्यूब को जोर से ऐसे घुमाओ, मशीन रहता है उसका, पूरा मशीन रहता है टेस्ट ट्यूब को घुमाने के लिए, मशीन लगा के घुमाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में जो भी कंटेंट है वो अपने मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से सेपरेट हो जाएगा। और जब आप टेस्ट ट्यूब को घुमाना छोड़ दोगे तो जब वो सेटल डाउन होगा तो इधर किनारे की तरफ ए बैठा हुआ मिलेगा, यहाँ बी मिलेगा, यहाँ सी मिलेगा, ऐसे डी, ऐसे। तो आप फिर सेपरेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। उन्होंने यही टेक्निक यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो एक सवाल ये बनेगा कि एवेरी मैक्लोइड और एमसी कार्टी ने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का केमिकल नेचर प्रूफ करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया, तो आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। दूसरा बात, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, वही सेम जो ग्रिफिथ मटेरियल था, सेटअप था सेम, बट टेक्निक इनका नया है। एक नया टेक्निक क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इन्होंने क्या किया, जहां बात फंस रही थी, कहां? फोर्थ एक्सपेरिमेंट, यहां पे सरप्राइज आया था, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को केवल लेके आगे बढ़ा। तो मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के नाम पर वही माइस लिया होगा, इन्होंने इनफैक्ट माइस नहीं लिया, इन्होंने टेस्ट ट्यूब में ही सब कुछ करा लिया।
मैंने कहा था जरूरी नहीं है माइस लें, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने सब कुछ करा लिया। टेस्ट ट्यूब लिया और दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया तो लिया ही लिया, और इन्होंने बैक्टीरिया वही R टाइप और S टाइप बैक्टीरिया लिया। कौन बैक्टीरिया? वही डिप्लोकोकस निमोनी। ये 3 मटेरियल लिया। आइए समझते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको ये पता चल गया कि वो प्रोटीन नहीं DNA है। आइए समझते हैं इन्होंने क्या किया। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया। ध्यान से इधर देखिए, एक टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब और तीसरा टेस्ट ट्यूब। इन्होंने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया, 3 अलग अलग सेटअप लिया, सभी में कल्चर मीडियम डाला। कल्चर मीडियम अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए। कल्चर मीडियम हम लोग पता कर लेते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमको लेब कंडीशन में ग्रो करना है, उसको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट को प्रॉपर मात्रा में सॉल्यूशन बना के टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं कल्चर मीडियम। ये कल्चर मीडियम, ये क्या कल्चर मीडियम। और ये कल्चर मीडियम किसके लिए तैयार किया गया था बच्चों, मैं बता दूं, ये कल्चर मीडियम उस डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस सारे कल्चर तीनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 8 टाइप कुछ बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक, सुनते चले ध्यान से, 8 टाइप बैक्टीरिया डाल दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब किसकी तरह काम कर रहा है? माइस की तरह। माइस के अंदर आप 8 टाइप बैक्टीरिया डालते थे, फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप का आप डाल के देखते थे, इस टाइप भी डाल के देखते थे। तो यहाँ पे 8 टाइप जिंदा बैक्टीरिया है, ये सारा जिंदा बैक्टीरिया, 8 टाइप जिंदा बैक्टीरिया, 8 टाइप जिंदा बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया, सब जिंदा है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आप 8 टाइप जिंदा बैक्टीरिया माइस के अंदर डालते थे ना, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ट्यूब माइस की तरह काम कर दिया। टेस्ट ट्यूब 8 टाइप बैक्टीरिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे यहाँ 8 टाइप बैक्टीरिया डाल रहे हैं, वहां माइस के अंदर डालते थे, तो बस इन्होंने यहाँ टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करने छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि इसमें फिर एस टाइप बैक्टीरिया डाला। ये देखिए, एस टाइप बैक्टीरिया डाला, एस टाइप बैक्टीरिया डाला। इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया नहीं डाला, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इन्होंने पहले एस टाइप बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म ऑब्टेन कर लिया। साइटोप्लाज्म कैसे ऑब्टेन किया होगा? अरे यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किया है ना, तो उस साइटोप्लाज्म जो इसमें पूरा का, अगर एक बात बताइए, अगर हम ऐसा करें कि एक टेस्ट ट्यूब लें, सुनिएगा ध्यान से, और उसमें हम डाल दें एस टाइप बैक्टीरिया मरा हुआ, ठीक है, और इस पूरे टेस्ट ट्यूब को पूरे एकदम जोर से घुमा फुमा दें, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, चूर जाएगा, और उसका पूरा साइटोप्लाज्म इसमें मिक्स हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अभी हाँ, अब इसको अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक डालेंगे, तब जाके इस बैक्टीरिया का हर मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेट होगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है, ये एस टाइप बैक्टीरिया इसमें डाला मरा हुआ, उसके बाद इसमें क्या किया मैंने, कुछ केमिकल डाला, और कुछ केमिकल डाल के उसके पूरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर दिया, और पूरा बैक्टीरिया डिसॉल्व हो गया। कुल मिला के अब इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म है, किसका? साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। तो उन्होंने साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया ऑब्टेन कर लिया। ध्यान से समझते चले एक्सपेरिमेंट को, साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया ऑब्टेन कर लिया, और अब उन्होंने उसी साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया को, साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया को एक बार यहाँ डाला, एक बार यहाँ डाला, और एक बार यहाँ डाला। तो ये एस का मतलब समझ रहे हो, ये एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया नहीं है, ये एस टाइप बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म डाल रहा है, साइटोप्लाज्म डाल रहा है। तो मैंने तो दिखाई दिया, अब इसको मिटा दूंगा। चलो आप समझ गए, साइटोप्लाज्म डाला है एस टाइप बैक्टीरिया का। वो साइटोप्लाज्म कहां से लाया? ऑब्टेन किया उसको चूर चार के। अब उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में, अब उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में एक एंजाइम डाला, और उस एंजाइम का नाम था प्रोटीएज। प्रोटीएज। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में उन्होंने फिर एक एंजाइम डाला, जिसका नाम था आरएनएज। अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है नोट्स में, आरएनएज ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं, नोट्स में ऐसे लिख दिया आरएनएज, ये गलत है, यहाँ कैपिटल ए नहीं होगा। अच्छा एक बात और, जब ये बात आई है तो एक बात और बोलूं, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, एक लिखा है डीएनएज ऐसे, और एक लिखा है डीएनएज, और पूछा है क्या आप इन दोनों में अंतर जानते हैं? ऐसा लिखा है डीएनएज, और एक लिखा है डीएनएज।
क्या आप इन दोनों में अंतर जानते हैं? किसी को पता है अंतर इन दोनों में? जल्दी बोलो। अरे सिंपल है यार, इस एस का मतलब क्या होता है? सर प्लूरल। इसका एक बहुत मतलब है सारा डीएनए वाला हाँ और मेनी एक डीएनए, डीएनए को डिसॉल्व करने वाला। मेनी डीएनए। और यहाँ एज लगा है, मतलब ये इंजाइम है, मतलब ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये आपके एनसीईआरटी में पूछा है तो आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है, ये बात आपका बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आता है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब 2 में आरएनए डाला और टेस्ट ट्यूब 3 में उन्होंने डीएनए डाला। फिर यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, कैपिटल ए लिखा गया गलती से, ठीक है। हाँ, अब समझिएगा क्या हुआ है। उन्होंने टेस्ट ट्यूब 1 में देखा, थोड़े ही देर बाद ये आर टाइप बैक्टीरिया, ये आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। टेस्ट ट्यूब 2 में भी उन्होंने देखा, थोड़ी देर में आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। अरे रे रे रे, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहां पर उन्होंने काफी देर वेट किया, काफी समय तक वेट किया, आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब समझिएगा, एक्सपेरिमेंट सभी को समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 मतलब एक ही बार में 3 टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब 1 में उन्होंने क्या किया, साइटोप्लाज्म डाला एस टाइप बैक्टीरिया का, ये देखो साइटोप्लाज्म एस टाइप बैक्टीरिया का, और प्रोटीएज एंजाइम डाला, देखा आर टाइप कन्वर्ट हुआ एस टाइप में। यहाँ साइटोप्लाज्म डाला, देखो एस टाइप बैक्टीरिया का, और आरएनएज डाला, कन्वर्ट हुआ। यहाँ डीएनए डाला और साइटोप्लाज्म डाला एस टाइप का, कन्वर्ट नहीं हुआ। अब उन्होंने यहां से लॉजिक दिया कि बेसिकली ये प्रोटीएज एंजाइम, ये जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के प्रोटीन को, जो एस टाइप बैक्टीरिया का प्रोटीन था साइटोप्लाज्म में, केवल उसको डिसॉल्व किया है। और यहाँ पर ये आरएनएज, जो ये एस टाइप बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म था ना, एस टाइप बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में केवल आरएनए को डिसॉल्व कर दिया। तो अगर ऐसा हो कि केवल प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, तो और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एस टाइप में, तो पहले एक्सपेरिमेंट से सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्रोटीएज डाला और फिर भी कन्वर्ट हुआ आर टाइप एस टाइप में, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, मगर प्रोटीन नहीं हो सकता है। ये बात तो कंफर्म हो गया पहले ही एक्सपेरिमेंट से, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 से। दूसरा टेस्ट ट्यूब में जब उन्होंने आरएनएज डाला, पहले वाले से तो कंफर्म हो गया प्रोटीन नहीं होगा, जब उन्होंने आरएनएज डाला तो आरएनए डिसॉल्व हुआ होगा, प्रोटीन नहीं हुआ होगा, डीएनए नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने पहले एक्सपेरिमेंट में तो कंफर्म कर ही लिया कि प्रोटीन नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, और दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि आरएनए भी नहीं हो सकता। अब बचा डीएनए। जब तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने डीएनएज डाला, तो डीएनए उस साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया जो है, उसके साइटोप्लाज्म में से डीएनए को केवल डिसॉल्व कर दिया, और देखा गया यहां पर आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए ही वो चीज था जो एस टाइप बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से आर टाइप में घुसता था, तो आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट होना था। लेकिन यहाँ डीएनए को आपने डिसॉल्व कर दिया डीएनए से, तो डीएनए रहा ही नहीं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां से उन्होंने बोला कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए है, ना ही आरएनए और ना ही प्रोटीन है। बोलिए सभी को बात समझ में आया? इनका एक्सपेरिमेंट ये समझ में आया? ज्योति रिभा कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। अब समझिएगा, यहां से ये टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, यहां से तो उनको ये पता चल ही गया, लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, अभी तक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहां यूज हुआ है, नहीं हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से उन्होंने अलग अलग सब्सटेंसेस को, सेल के अलग अलग सब्सटेंसेस को जो साइटोप्लाज्म में एस टाइप बैक्टीरिया में है, उसको अलग अलग सेपरेट कर लिया। जैसे कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर लिया, आरएनए को सेपरेट कर लिया, और डीएनए को सेपरेट कर लिया, और प्रोटीन को भी सेपरेट कर लिया।
लिपिड का कोई काम ही नहीं था, लिपिड पे किसी को शक नहीं था कि वो हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को सेपरेट कर दिया। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, अगला एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। यहां से कंफर्म हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने अगेन 3 टेस्ट ट्यूब लिया। कल्चर मीडियम लिया, वही बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए। 8 टाइप एस टाइप बैक्टीरिया जो ग्रो करता है, यहाँ पे बेसिकली 8 टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया। 8 टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो कर लिया टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। इस बार उन्होंने पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म नहीं डाला। यहाँ पे तो उन्होंने पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डाल रहा था ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, डीएनए भी, आरएनए भी है, और यहाँ पे वो अलग अलग एंजाइम डाल के कंफर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर लिया था, एस टाइप बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, आरएनए को, डीएनए को, सॉरी 4 लिया टेस्ट ट्यूब, एक और है, ठीक है। और उसमें भी वही कल्चर मीडियम और वही 8 टाइप बैक्टीरिया ले लिया। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, एक पहले टेस्ट ट्यूब में डाला उन्होंने कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। मैं सारे के सारे एस टाइप बैक्टीरिया के जो सेपरेट किए हुए मटेरियल है उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे उन्होंने क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट। क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे एस टाइप बैक्टीरिया का जो उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ऑब्टेन किया मेहनत से, यहाँ पे उन्होंने डाला प्रोटीन, यहाँ पे उन्होंने डाला आरएनए जो सेपरेट करके निकाला है सेंट्रीफ्यूगेशन से, और यहाँ पे डाला डीएनए। अब उन्होंने किया ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाला बहुत देर तक वेट किया। एंटी का मतलब, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, केवल कार्बोहाइड्रेट डाला, एकदम सेपरेट किया है बैक्टीरिया का, एस टाइप बैक्टीरिया का, नहीं हुआ। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि केवल हमने कार्बोहाइड्रेट डाला तो कन्वर्ट तो होना चाहिए था आर को एस में, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब 2 में सेपरेटली प्रोटीन डाला, बहुत देर वेट किया, नो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर यहां से वो कंफर्म हो गए प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं। फिर उन्होंने क्या किया अगले वाले एक्सपेरिमेंट में, जहां पे उन्होंने, क्या हो रहा है भाई, हाँ अगले वाले में उन्होंने क्या किया, आरएनए डाला, वेट किया काफी देर तक, नो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया अगले वाले में, डीएनए डाला, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और यहाँ 8 टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। केवल डीएनए डाला है एस टाइप बैक्टीरिया का, कन्वर्ट हो गया, सेपरेट कर लिया उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया यहीं से क्रॉस चेक करने के लिए, जो उन्होंने पहले भी किया था। क्या किया, एक और जल्दी से नया टेस्ट ट्यूब लिया उन्होंने, और उसमें 8 टाइप जिंदा बैक्टीरिया डाला, और उन्होंने डीएनए डाला, सुनेगा ध्यान से, डीएनए डाला, और उन्होंने इसमें डीएनए डाला, डीएनए डाला। बताओ ज्योति क्या लगता है क्या हुआ होगा, किसमें? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही ज्योति। रीवा बताओ। नहीं पता सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर डीएनए डाला यहाँ पे तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कराया, यहाँ डीएनए भी डाला लेकिन डीएनए को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम भी डाला, तो तुम हमको रीवा इतना बता दो बस कि ये डीएनए का क्या काम होगा। ट्रांसफर पे काम हो गया नहीं, डीएनए का क्या काम होगा ये बताओ ना हमको, डीएनए का क्या काम है। सर, उस एंजाइम को ब्रेक करने में काम हाँ, इस डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, और अगर डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या डीएनए ट्रांसफर होगा 8 टाइप बैक्टीरिया में, नहीं, इसलिए यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन। कुल मिला के उनको ये समझ में आ गया
ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल और केवल तब होता है जब हम सेपरेटली डीएनए को उस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। उन्होंने ये बात तय कर लिया कि जो एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं बता पा रहे थे ग्रिफिथ साहब कि इस मरे हुए एच टाइप बैक्टीरिया के अंदर से, जो मरा हुआ एच टाइप बैक्टीरिया है, उसके अंदर से क्या ऐसा निकल के आर टाइप में घुसा कि ये आर टाइप एस में कन्वर्ट हो गया, ये बात ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के बाद एवरी, मैक्लॉयड और एमसी कार्टी 1944 में जाके बताते हैं कि वो डीएनए है। और वो कैसे? तो वो दो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म किए। एक तो एक बार एंजाइम, और एंजाइम अलोंग विद द होल साइटोप्लाज्म ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। एक बार तो ऐसा किया उन्होंने, यहां से भी यही पता चला कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है, तो आर टाइप एस में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि जब हमने डीएनए डाला है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दिया है, इसका मतलब डीएनए डिसॉल्व हुआ है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था, इसलिए तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया है। जबकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जबकि हमने यहाँ प्रोटीन और आरएनए को गला दिया, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब डीएनए ही गया होगा। एक बार तो ऐसा किया उन्होंने। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया का सेपरेट कर लिया सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। कार्बोहाइड्रेट डाला, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, प्रोटीन डाला नहीं हुआ, आरएनए डाला नहीं हुआ, और डीएनए डाला तो हो गया। और फिर एक बार वही वाला एक्सपेरिमेंट दोहराया उन्होंने, डीएनए को डीएनए के साथ मिक्स करके डाला। यहाँ पे डीएनए को डीएनए, देखिए ये वाली बातें इस बातों से अलग है, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बातों से अलग है वो, क्योंकि यहाँ पे ये होल साइटोप्लाज्म डाला गया है। और ये सच बात है कि साइटोप्लाज्म में केवल डीएनए को ही डिसॉल्व किया गया, डीएनए डाल के होल साइटोप्लाज्म डाला है, लेकिन यहाँ पे केवल डीएनए डाला और डीएनए डाला, तो डीएनए अभी भी डीएनए को ही डिसॉल्व करेगा। कुल मिला के यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इतने बातों से उनको ये तो पता चल गया कि भाई साहब ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस तो डीएनए ही हो सकता है। बोलिए सभी को अगर ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया तब हम अगले एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्लियर हुआ होगा तब। कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी, एनी डाउट? रीवा को डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। नवीन? नो सर। ईरान? नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए खटाखट जल्दी से। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। ले लिए? आप समझिए। लेकिन पता है इन्होंने बहुत मेहनत किया, आप देख भी पा रहे हो, लगभग 10 साल का मेहनत है। 10 साल के बाद इनको पता चला प्रोटीन है डीएनए। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट को, इनके इस कंक्लूजन को कई लोगों ने चैलेंज कर दिया। बोला आपका जो ये बातें हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार है, ये बातें 100% ट्रू नहीं है। इसीलिए आपका ये एक्सपेरिमेंट, आपका ये एविडेंस अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं है, नॉट अनइक्विवोकल प्रूफ। अब समझिए अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रूफ जिसको कोई चैलेंज ना कर सकता हो, मतलब बोल दिया तो बोल दिया, वो किसी भी एंगल से गलत ना हो सकता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जब इतना मेहनत से एक्सपेरिमेंट किया तो लोगों ने बोला कि आपके इस एक्सपेरिमेंट में, आपके इस गवाह में, आपके इस एविडेंस में कमियां हैं, 100% ट्रू नहीं है, मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट था जो इनके एविडेंस को चैलेंज किया होगा लोगों ने? कोई बता सकते हो क्या? बोलो, दिमाग लगाओ। आखिर क्यों नहीं ये अनइक्विवोकल प्रूफ माना गया? क्यों नहीं ये अनचैलेंजेबल प्रूफ माना गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? ऐसा बातें इस एक्सपेरिमेंट से क्यों नहीं साबित हो पाया 100%? कोई बता सकता है दिमाग लगा के? चलिए मैं बताता। देखिए साहब, कमियां इनके टेक्निक में, इन्होंने टेक्निक कौन सा यूज किया? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज किया कि नहीं किया? तो बोलो। अच्छा एक बार बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
मैक्रोमोलिक्यूल को उसके मॉलिक्यूलर मास के बिहाफ पर उसको सेपरेट करता है। क्या ये सेपरेशन प्योर हो सकता है क्या? 100% ट्रू हो सकता है क्या? फिर एक बात बताओ, ए बी से सेपरेट हो रहा था, मान लो कि कार्बोहाइड्रेट आरएनए से सेपरेट हो रहा था, क्या आरएनए के साथ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट अटैच होकर नहीं जा सकता है? क्या डीएनए के साथ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट अटैच होकर नहीं जा सकता है? आप तो कंफर्म हो ही नहीं ना। आप यहाँ पर इस डीएनए को जो प्योर मान रहे हो, क्या ये डीएनए प्योर है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कोई परफेक्ट टेक्निक थोड़ी है सेपरेशन का। सेपरेशन हमेशा 100% हो जाएगा ये जरूरी थोड़ी है। यहां से जो ये लाइन पूछा जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि क्यों एवरी मैक्लॉयड और एमसी कार्टी के एविडेंसेस को अनइक्विवोकल नहीं माना जाता? क्योंकि इन्होंने जो टेक्निक यूज किया है मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक एच टाइप बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से मैक्रोमोलिक्यूल को प्योरली सेपरेट नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे डाउट बना रह गया कि वो डीएनए ही है या डीएनए के साथ और आए हुए कुछ अदर कहीं मैक्रोमोलिक्यूल तो नहीं है, इसीलिए डाउट बना ही रह गया। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट को अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं माना गया। क्या ये बात सभी को क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। 1944 खत्म हुआ, लोग इस बात के पीछे पड़ गए कि ऐसा कौन सा सबूत दिया जाए कि लोग ये मान लें कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और इस सबूत को कोई चैलेंज भी ना करे, मतलब अनइक्विवोकल प्रूफ देने के पीछे लोग पड़ गए। और तब 1952 में आते हैं दो साइंटिस्ट, हर्शे और चेज। उनके एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं अभी अगले मीटिंग में। इतना को जल्दी से देख लीजिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में।